हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का हम लोग इस वीडियो में सेट 11 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूट्यूब पर जो भी वीडियोज आते हैं अगर उनका पीडीएफ देना होता है तो ये इस वाले सेक्शन में दिया जाता है, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में दिया जाता है। तो आप पीडीएफ के लिए जो है इस वाले सेक्शन को चेक कर सकते हो। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। विराम अवस्था में आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या सब दिया गया है। आपको दिया गया है कि विराम अवस्था में आरंभ होने वाली, विराम अवस्था का मतलब होता है कि जो u है हमारा वो 0 है। उसके बाद v 30 मीटर पर सेकंड है और u से v आने में यानी 0 से 30 मीटर पर सेकंड आने में जो समय लगा वो 10 सेकंड लगा है। यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है यानी कि जो त्वरण है वो नियत है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ था। सवाल कुछ ये है कि आपने बाइक को स्टार्ट किया 10 सेकंड में आपके बाइक की स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। लेकिन इस 10 सेकंड में आपने कुछ दूरी भी चली होगी ना, वही दूरी जो है आपसे पूछा गया है। तो देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस वाले फॉर्मूले से आप इस प्रश्न का उत्तर जो है निकाल सकते हो। ठीक, अब दिक्कत यह है कि आपको ए नहीं पता है, लेकिन ए निकालने के लिए आपको कई सारे इंफॉर्मेशंस है जो दी गई है। आप चाहते हैं तो पहले ए इससे भी निकाल सकते थे, v बराबर u प्लस ए टी। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर त्वरण को हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर और गुने में यहाँ पर s हो जाएगा। अब आपको सारे मान डाल देने हैं। v स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा बराबर 2 गुने में 30 माइनस 0 बट्टे में समय है 10 सेकेंड और s चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा 450 और गुने में 10 बराबर 30 गुने में s। यहाँ से हो जाएगा s बराबर 450 गुने में 30 गुने में 10 बट्टे में 30। 0 से 0 उड़ाएंगे, ये हो जाएगा 150 मीटर। 150 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 150 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए आपको पहले निकालना था, है ना। जो त्वरण मिसिंग था यहाँ पर, सबसे पहले आपको त्वरण चाहिए, क्योंकि आप जो गति के 3 समीकरण हैं उनमें से कोई सा भी समीकरण आप लगाओगे तो आपको वहाँ पर त्वरण तो चाहिए होगा। त्वरण निकालिए पहले, आप अलग से त्वरण निकाल लीजिए पहले v माइनस यू बाई टी करके, और उसके बाद इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि इसी वाले फॉर्मूले में त्वरण का जो फॉर्मूला है वो डाल दिया है। तो 150 मीटर हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पाद होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो आपको ये वाक्य ध्यान में रखना है कि शुष्क भुजे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क भुजे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, तो शुष्क बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है। यानी कि ये जो बुझा हुआ चूना है और क्लोरीन है, इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो देखो यहाँ पर तो बुझा हुआ चूना है ही नहीं अभिकारक में, यहाँ पर भी नहीं है, इस वाले में है, लेकिन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaClO का होल ट्वाइस और साथ में यहाँ पर जल बनेगा सह उत्पाद के रूप में। तो पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है ये लिख करके आता था, अब जो है फॉर्मूला चेंज हो चुका है। वैसे स्टार्टिंग से ही ये फॉर्मूला सही था, लेकिन एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया गया हुआ था, तो इसी को हम लोग पढ़ते थे और यही आपके एग्जाम में आता था। अब आप ये याद रखेंगे CaClO का होल ट्वाइस, है ना। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने पर ये व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है ना। ये व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण CaClO का होल ट्वाइस। ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है जो आपको ध्यान में रखना है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कोई झिल्ली नहीं होती है? कोई झिल्ली नहीं होती है। देखो जितने भी सजीव होते हैं वो सारे के सारे कोशिका से बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो सब के सब कोशिका से बने होते हैं और हर कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। हर कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। बिना कोशिका झिल्ली की कोई कोशिका नहीं हो सकती है। बिना कोशिका झिल्ली की कोई कोशिका नहीं हो सकती है। सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं सब के सब सेल से बने होते हैं और हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो सेल वॉल कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कोशिका झिल्ली तो होगी ही होगी, निश्चित है, ठीक। लेकिन जो वायरस है इसे हम सजीव बोलते हैं क्या? देखो सारे सजीव के पास कोशिका है और हर कोशिका के पास कोशिका झिल्ली है। जितने भी सजीव होते हैं सब कोशिका से बने हुए हैं और हर कोशिका के पास कोशिका झिल्ली है। अगर हम वायरस की बात करते हैं तो हम वायरस के बारे में क्या बोलते हैं? वायरस के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच क्या है? कड़ी है। जो वायरस है ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। वायरस ना तो सजीव है पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से निर्जीव है। ये क्या है? ये संयोजक कड़ी है। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच में क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी है। वायरस के पास सेल जैसी संरचना ही नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन कहां से आएगी? तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कवक कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, पादप कोशिका हो, कोई से भी कोशिका होगी, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। लेकिन वायरस के पास कोशिका है ही नहीं। वायरस के पास कोशिका है ही नहीं, केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कोट होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वायरस को हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उसी पिंड का भार डैश होगा। तो चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर जो पिंड का भार होता है उसी का 1/6 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी पर जो जी का मान होता है उसका 1/6 होता है। यही कारण है कि भार भी 1/6 हो जाता है। अब चंद्रमा की सतह पर भार आपको दिया गया है कि 3 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर चाहिए तो कुछ नहीं करना होता है, चंद्रमा की सतह पर जो भार है उसका 6 गुना कर दो, उसका 6 गुना कर दो, 3 गुने में 6 हो जाएगा, यानी कि 18 न्यूटन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? तो संयोजन अभिक्रिया की खास बात यह है कि अभिकारक चाहे जितने भी हो उत्पाद एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, एकल उत्पाद। क्या बोलेंगे? एकल उत्पाद, उत्पाद एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा।
तो दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद गैस मोचित करता है, ऐसा नहीं है। दो यौगिक के बीच आयनों का विनिमय, ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ये किस में होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। एक यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। ये ठीक संयोजन अभिक्रिया का विपरीत हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो तत्व हो, जरूरी नहीं है कि दो तत्व हो भाई। दो तत्व भी हो सकते हैं, दो यौगिक भी हो सकते हैं, एक तत्व और एक यौगिक भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा, ये यहां पर जरूरी है। ये यहां पर जरूरी है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो तंत्रिका कोशिका को अगर आप देखेंगे तो इनके बहुत सारे भाग होते हैं। ये देखो, जो बाल जैसी संरचना है इसे हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, हिंदी में द्रुमिका बोलते हैं। यही है जो सूचना को प्राप्त करने का काम करती है। जैसे अगर आपके बॉडी पर पिन चुभ जाए तो उस पेन को, वो जो पेन है उसको सबसे पहले सेंस करने का काम यही द्रुमिका करती है। फिर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इस कोशिका काई से, ये पूरा कोशिका काई है जिसमें ये केंद्रक है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इस तंत्रिकाक्ष से होते हुए ये तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है यहाँ तक वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुँचता है और उसके बाद दूसरे तंत्रिका में जाता है। तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेंड्राइटिक टिप। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्रुमाकृतिक अग्रभाग। डेंड्राइट आप याद रखिए, द्रुमिका आप याद रखिए। एक तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इस तार के दोनों सिरों को 4 वोल्ट के विभवांतर पर बनाए रखा जाता है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? आपको विभवांतर दिया गया है, आपको विद्युत धारा दी गई है और आपसे प्रतिरोध पूछा गया है। ओम का नियम है जो इन तीनों में संबंध हमें देता है। ओम का नियम हमें इन तीनों में संबंध बताता है। R बराबर V बट्टे में I हो जाएगा। V का मान 4 वोल्ट है और धारा 2 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 2 यानी कि 2 वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। 2 ओम। ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सही सूत्र है? एल्कीन में आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा। और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। अब एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, यानी कि जो इसका पहला सदस्य होगा उसमें 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। जो इसका पहला सदस्य होगा उसमें 2 कार्बन होंगे, क्योंकि अगर आप एक कार्बन लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2, और ऐसा कोई यौगिक होता नहीं है, क्योंकि कार्बन में जो है आपको एल्कीन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। तो कम से कम तो भाई 2 कार्बन होने चाहिए तभी तो डबल बॉन्ड आएगा। कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए तभी तो डबल बॉन्ड आएगा। तो आप N के जगह पर जो है 2 डालेंगे, N के जगह पर 2 डालेंगे तब जाकर के पहला सदस्य मिलेगा। तो ये हो जाएगा C2H4, और ये आपका हो जाएगा, कैसे लिखेंगे नाम? 2 कार्बन है तो मेथ एथ, तो एथ लिखेंगे। और एल्कीन के नाम के अंत में इन आता है, नाम के अंत में इन आता है तो ENE जोड़ देंगे, एथीन हो गया। C2H4। अगला मेंबर लिखना है तो आप N की जगह पर 3 डाल देंगे तो C3H6 हो जाएगा। 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे आप और नाम के अंत में इन लगा देंगे। तो ऐसे ही आप नाम जो है लिख सकते हैं आगे भी।
सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है उसमें खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। खाना जो है, भोजन बनता है, जो फूड सिंथेसिस होता है, खाना जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस में। खाना जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में। और जो खाना संचित होता है, स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। जो खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस में वो तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये खाना जाएगा, लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं जाएगा, सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा, फ्लोएम लेकर के इसको जाएगा। ठीक। अब जो खाना बच जाएगा, तत्काल यूज में नहीं आएगा, उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। तो आंसर हमारा स्टार्च हो जाएगा। रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, यानी इसको जो है स्टोर करके रखा गया है और इससे जो है ऊर्जा प्राप्त होने वाली, इसे स्टार्च को जो है वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ग्लूकोज का फिर वायवीय श्वसन होगा, तो यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एटीपी का प्रोडक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे बॉडी में या फिर जंतुओं के शरीर में, जैसे प्लांट में फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है, हमारे बॉडी में या फिर जंतु के शरीर में, कोई दूसरा जंतु हो उसके शरीर में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, जंतु के केस में जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये जो ग्लाइकोजन है इसे हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, जंतु स्टार्च भी बोलते हैं। जंतु स्टार्च भी बोलते हैं कि जंतुओं में ये स्टार्च है, क्योंकि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है फूड, जैसे प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब डैश है। अगर आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर आवर्धन धनात्मक है तो इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? प्रतिबिंब हमारा आभासी है। प्रतिबिंब आभासी है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अगर आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो हम बोलेंगे आवर्धन अगर धनात्मक है तो आभासी सीधा, ऋणात्मक है तो वास्तविक उल्टा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्रमशः आभासी और वास्तविक, है ना। धनात्मक है पहले तो आभासी, ऋणात्मक है बाद में तो वास्तविक। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं प्रायः डैश में होती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो प्रायः आपकी होती है जलीय विलयन के रूप में। जलीय विलयन में होती है, यानी दोनों अभिकारक जो है वो जलीय विलयन के रूप में होंगे और उनके बीच में अभिक्रिया होगी, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक जलीय विलयन है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। ये लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है। ये पोटेशियम आयोडाइड है। अब इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो देखो क्या बनता है। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया बनती है तो पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। देखो ये जलीय विलयन है लेड नाइट्रेट का, ये जलीय विलयन है पोटेशियम आयोडाइड का। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन और इसमें अघुलनशील ठोस प्राप्त होता है लेड आयोडाइड का।
लेड आयोडाइड का ये अघुलनशील ठोस है जो प्राप्त होता है, यही अवक्षेप है जो पीले रंग का होता है। जो पीला रंग दिख रहा है ना, ये लेड आयोडाइड है। तो यहाँ पर ये बना जलीय विलयन के रूप में, ये बना, ये है जलीय विलयन के रूप में और ये जलीय विलयन के रूप में। तो जलीय विलयन के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और उसमें अघुलनशील ठोस के रूप में जो है ये लेड आयोडाइड प्राप्त होता है जो कि पीले रंग का अवक्षेप होता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है ही, साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है क्योंकि यहाँ पर अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है तो पैरामीशियम जो है ये एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय जीव है, ये एक कोशिकीय शैवाल है। जो पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो चालक का प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं? रो एल बाई ए। तो चालक की लंबाई से जो चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ता है ना। लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई कम करोगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। जो चालक की मोटाई है इसके साथ उल्टा संबंध है। मोटाई बढ़ाओगे प्रतिरोध कम हो जाएगा और मोटाई कम करोगे प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को बढ़ाने घटाने से चालक का प्रतिरोध नहीं बदलता है, तो ये नहीं होगा। तो केवल 2, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान को बढ़ाते हैं घटाते हैं, उससे तार के प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं आता है। तार के प्रतिरोध में फर्क आएगा जब आप उसके लंबाई को चेंज करेंगे, उसके मोटाई को चेंज करेंगे या फिर आप पदार्थ की प्रकृति ही बदल दें तब। सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि सहसंयोजक अणु, जो सहसंयोजक अणु होते हैं या फिर सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ये बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से और जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल कमजोर होता है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होता है जिससे उनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो निम्न हो जाता है। तो उनमें दुर्बल अंतर अणुक बल होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कमजोर होते हैं। यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी अणु होते हैं सहसंयोजक यौगिक में, उनके बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। जैसे आयनिक यौगिक में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उनमें आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने में ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है, इसीलिए उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जितना ज़्यादा मजबूत बंध होगा ना उतना ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए और उतना ही ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक होगा। अगर आकर्षण बल कमज़ोर है तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, मतलब उसका ज़्यादा गलनांक और क्वथनांक नहीं मिलेगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। अलैंगिक प्रजनन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट होते हैं, एक ही जनक होता है और इनमें युग्मक संलयन नहीं होता है। तो लिशमेनिया में द्विखंडन होता है, सही है। प्लाज्मोडियम में जिसके कारण मलेरिया होता है बहुखंडन होता है, सही है। एक कोशिका बहुत सारी कोशिका में विभाजित हो जाती है। खमीर में यानी कि ईस्ट में, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, इसमें मुकुलन होता है, सही है। हाइड्रा में बहुखंडन गलत हो जाएगा। हाइड्रा में क्या होता है? देखो हाइड्रा में ना मुकुलन भी होता है जो खमीर में होता है, मुकुलन भी होता है, बडिंग भी होता है और पुनर्जनन भी होता है ना। हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है और मुकुलन भी होता है, दोनों ही होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है? जो धारावाही परिनालिका होती है उसके भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है बाहर की तुलना में, लेकिन
बाहर की तुलना में प्रबल तो होता है, लेकिन हर बिंदु पर एक समान होता है। यानी चुंबकीय धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है आपको एक समान मिलेगा। बाहर की तुलना में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो एक समान मिलेगा। तो हम बोलेंगे प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाहर में 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है तो अंदर में 2 टेस्ला का मिलेगा, और हर पॉइंट पर 2 टेस्ला का मिलेगा। हर पॉइंट पर 2 टेस्ला का मिलेगा। टेस्ला जो है मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, ऐसा मात्रक है। जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो प्रत्येक सोडियम परमाणु डैश। अब देखो ये आयनिक यौगिक है, धातु अधातु के बीच में यौगिक बना है, और ये एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक बनता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, है ना, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के त्याग से। तो होता यहां पर यह है कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम जो ये इलेक्ट्रॉन खोता है उसको क्लोरीन ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता है। अब यहां पर बन गया सोडियम प्लस धनायन और क्लोरीन माइनस ऋणायन। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, स्थिर वैद्युत बल काम करता है। ये जो बल होता है यही आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और ये यौगिक अपने आप में आयनिक यौगिक कहलाएगा। आयनिक यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों ही उच्च होते हैं। तो सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन खोया, एक इलेक्ट्रॉन खोता है, एक प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन का आना जाना नहीं होता है परमाणु से, तो प्रोटॉन वाले को तो पहले ही उड़ा दो, आप। एक इलेक्ट्रॉन खोता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्लोरीन के बारे में बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो ये जो बॉन्ड बनाने का काम करते हैं परमाणु, वो इसलिए करते हैं ताकि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन से यौन संचरित रोग वायरस के कारण होते हैं? यौन संचरित रोग यानी कि यौन संबंध बनाने से ये रोग होता है। तो कौन वो रोग है जो यौन संबंध बनाने से होता है और वो वायरस के कारण होता है? देखो सुजाक और सिफिलिस ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है, लेकिन ये बैक्टीरियल है। ये भाई बैक्टीरियल है, जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है बोल सकते हो आप। यहां पर देखो मत्स्य और एड्स, मत्स्य यानी कि वाट्स, जेनिटल वाट्स एंड एड्स, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक तो होता है कार्य करने की क्षमता, कि आपके अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ऊर्जा है। और एक दूसरा होता है कार्य करने की दर, रेट, किस रेट से काम किया जा रहा है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास शक्ति है 100 वाट की, तो इसका मतलब ये होता है 100 वाट को ही हम लोग जूल पर सेकंड बोलते हैं। तो 100 वाट का मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड में 100 जूल काम किया जाएगा। तो ये रेट है। मान लीजिए ए का पावर 100 वाट है, तो आप बोलेंगे कि 1 सेकंड में ए जो है 100 जूल काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई बी है, ये 1 सेकंड में 200 जूल काम करता है, 200 वाट, सॉरी बी की पावर 200 वाट है, तो आप बोलेंगे इस वाट को आप जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि 1 सेकंड में ये 200 जूल काम करता है, 1 सेकंड में ये 200 जूल काम करता है।
1 सेकंड में 200 जूल काम करता है। तो कौन ज़्यादा काम करता है भाई, किसकी रेट ज़्यादा है, तो बी की रेट ज़्यादा है। तो शक्ति से हमें पता चलता है कि कौन फास्ट काम कर रहा है ना, कौन फास्ट काम कर रहा है। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, वाट बोल दो या फिर जूल पर सेकंड बोल दो। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ml 20 मिलीलीटर को नाइट्रिक एसिड के 10 मिलीलीटर द्वारा उदासीन किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड के 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। देखिए 10 ml नाइट्रिक एसिड को उदासीन किया जाता है 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो 15 ml को उदासीन करने के लिए, 15 ml नाइट्रिक एसिड को उदासीन करने के लिए कितने अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, यही सवाल है। तो ये हो जाएगा 20/10 गुने में 15, इतना चाहिए। कितना आ जाएगा 30, है ना, 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सी राइट आंसर, एक नियम पर यह सवाल बनेगा। कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल और केवल ये जो कोशिकांग है प्लांट सेल के अंदर ही आपको दिखेगा। तो ये है प्लास्टिड, लवक, है ना, प्लास्टिड लवक, है ना, प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट टाइप है प्लास्टिड का, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक कोशिकांग होता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, सेंट्रियोल कहा जाता है, सेंट्रियोल कहा जाता है, या फिर सेंट्रोसोम आ जाए। ये आपको मिलेगा केवल जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ए हमारा राइट आंसर। किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी बल जिस दिशा में लगा है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है तो नो डाउट किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, तो पॉजिटिव वाले को उड़ा दो। अब कार्य चाहिए, तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तब कार्य का हमारा ये सूत्र बनता है, माइनस बल का मान 20 न्यूटन है और विस्थापन 2 मीटर है, दोनों एसआई मात्रक में है, 40 जूल आंसर होगा। नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव 40 जूल, है ना, ऋणात्मक 40 जूल माइनस 40 जूल। जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा गया। जिंक का टुकड़ा है जिसे 3 अलग अलग विलयनों में रखा गया। एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक। मान लीजिए कि 3 बीकर है, 3 बर्तन है, 1 2 3, तीनों में जिंक का टुकड़ा है और एक में है एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरे में है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे में है सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा एक में लेड नाइट्रेट भी है, एक बर्तन में लेड नाइट्रेट भी है, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट भी है। जिंक निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विलयन में धातु को उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम होगा। तो अब ये सवाल जो है पूछा गया है आपसे रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। जो भी धातु जिस भी धातु से जिंक ऊपर है, जिस भी धातु से जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, उस धातु को ये जिंक जो है उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जिस भी धातु से जिंक ऊपर है वो उस धातु से ज़्यादा रिएक्टिव कहलाएगा जिंक, है ना। जैसे जिंक जो है सिल्वर से काफ़ी ऊपर है, यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से,
तो इस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से जिंक सिल्वर को विस्थापित कर देगा और विस्थापित करके अपना नाइट्रेट बनाएगा ZnO3 का होल ट्वाइस और इस सिल्वर को विस्थापित कर दिया जाएगा, ये जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। अच्छा, जिंक जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से नीचे आता है, ऊपर नहीं आता है। एल्यूमिनियम पहले आता है, जिंक बाद में आता है। तो जिंक कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो ऐसे में ये रिएक्शन जो है वो नहीं होने वाली है। उसके बाद जो लेड है वो जिंक से नीचे आता है, यानी लेड के तुलना में जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो विस्थापित कर देगा, है ना, ZnO3 का होल ट्वाइस और लेड को जो है यहाँ पर विस्थापित कर देगा। तो हम बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर था, और इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जो है ए हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? रेफ्रिजरेटर है, अग्निशामक है, एरोसोल स्प्रे है, इन सारे में किया जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, लेकिन अब नहीं किया जाता है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत जो है उसको नुकसान पहुंचता है, इसलिए अब इन सारे में यूज नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था। ग्राइंडर में तो कभी नहीं किया गया है। ग्राइंडर का मतलब क्या हुआ, ग्राइंड करने वाली कोई मशीन है उससे ग्राइंडर बोलेंगे, तो इसमें नहीं किया जाता था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। अगर वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, यानी कि जो फोकस दूरी है वो 2 मीटर है। अगर वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है तो फोकस दूरी 2 मीटर है, r/2 होता है ना, तो 4/2 मीटर है, यानी कि जो मुख्य फोकस है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु को रखा गया है मुख्य फोकस पे। अगर वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर डालते हैं तो प्रतिबिंब जाकर के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। डैश हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आपको चुनना है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन इस साइड 3 एटम्स हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं जबकि यहाँ पर 2 ही है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 4 एटम्स हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और 2 यहाँ पर 4 एटम्स हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ना, ये दिया था पुरकिंजे ने, ये नाम दिया था पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज इन्होंने नहीं की थी, इसकी खोज जो है डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन नाम जो है ना, शब्द जो है प्रोटोप्लाज्म, ये पुरकिंजे ने दिया था। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और ये कोशिका जो थी वो मृत थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? कोशिका के नाभिक की खोज की। कोशिका के नाभिक की खोज की। तो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की नाभिक की खोज की। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने कहा था कि जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से ही आती है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से ही आती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाता है। उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। देखो, एक बस थी जो इस स्पीड से चल रही थी, इस वेग से चल रही थी, फिर 30 सेकंड में इसका वेग जो है 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कहा जा रहा है कि इस 30 सेकंड में उसने कुछ दूरी भी तो चली होगी, आप उस दूरी को बताइए। तो सबसे पहले आप तो त्वरण निकाल लीजिए, क्योंकि गति का कोई भी समीकरण आप लगाएंगे तो आपको त्वरण चाहिए होगा। v माइनस में u बाई टी, v का मान 30 है, u का मान 12 है और बट्टे में समय जो है 30 हो जाएगा। ये 18 बट्टे में 30 हो जाएगा, 6 से उड़ाएंगे 3 बट्टे में 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सूत्र लगा सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर आप सूत्र लगा सकते हो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सूत्र लगा लो। u का मान 12 है, समय 30 है, प्लस हाफ हो जाएगा, a का मान 3 बट्टे में 5 है और यहाँ पर समय आ जाएगा आपका 30 गुने में 30। ये हो जाएगा 36 360 प्लस 15, सॉरी 5 से इसको उड़ाएंगे 6 बार में, 2 से इसको उड़ाएंगे 3 बार में, 3 गुने में 3 9, 9 गुने में 30 270। इसको जोड़ेंगे 0 7 6 13 3 2 5 6, 630 मीटर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धावन सोडा के सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखो, धावन सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है ना। कांच के निर्माण में होता है, कागज के निर्माण में होता है, साबुन के निर्माण में होता है, घरों में साफ सफाई के निर्माण में होता है, बोरेक्स के निर्माण में होता है और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। ठीक, कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है, घरों में साफ सफाई के लिए होता है धावन सोडा का उपयोग, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है और बोरेक्स के निर्माण में होता है। सीमेंट के उत्पादन में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ये आपके बुक में ये सारे के सारे उपयोग जो है वो दिए गए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए आता है। तो अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। तो ब्लड जो है हमारे लंग्स में आता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ दे और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ले ले। ठीक, तो जो ब्लड हमारे कोशिकाओं के पास से होकर के आता है या फिर बोल दो टिश्यू से होकर के आता है या फिर किसी ऑर्गन से निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। फिर वो ब्लड जो है हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद जो कोशिका होती है वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। कोशिका से ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, कोशिका में चला जाता है। फिर ये हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो कोशिका कहाँ है? हमारे लंग्स में है, फेफड़ों में है ना, हमारे लंग्स में है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 11 हमारा समाप्त होता है। सेट नंबर 11 समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।